इंडियन स्टॉक मार्केट्स में क्या 2008 जैसा क्रैश आने वाला है? क्या इंडियन इकोनॉमी सही में वीक हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक डर है? यही हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मार्केट्स देख लेते हैं, स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा है, उससे ये डर पैदा हो रहा है कि क्या सही में इंडियन इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है या फिर आ चुका है। इंडियन इकोनॉमी के वो 3 डिटेल्स जो कि मैंने आप लोग को हमेशा बताया है, चेक करने के लिए उसी से काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसी पे डिपेंडेंट है। नंबर 1 आपको क्या देखना है? नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी देखिए उधर तो काफ़ी कम हो गया था क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बहुत कम था, लेकिन अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी अब लग रहा है कि डबल डिजिट हम टच करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, जीडीपी अगर आप देखें ना तो पहले भी जीडीपी अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं आ रहा था, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी बुरी तरह से हिट हो रहा था। लेकिन फिलहाल देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी अब लग रहा है कि हम डबल डिजिट टच कर सकते हैं। नंबर 2 क्या देखते हैं? क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में कैसा चल रहा था। सिंगल डिजिट पे आ गए थे ना, वो भी लग रहा है डबल डिजिट 12%, 14% के आसपास। बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ वहाँ भी फ़िलहाल दिक्कत नहीं लग रहा है, पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट लग रहा है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, वो है अर्निंग ग्रोथ। जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है। वो भी सिंगल डिजिट चल रहा था ना, हालात ख़राब थे, लेकिन वहाँ भी डबल डिजिट दिख रहा है। तो देखिए पहले के मुकाबले सितंबर 2024 से क्या हुआ था, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गया था, इंडियन इकोनॉमी के हालात ख़राब हो गए थे। और ये तीनों चीज़ जो मैंने डिस्कस किया अभी ना, वो तीनों ही हालात बिल्कुल, तीनों ही पैरामीटर्स के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया और अभी पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और अगर ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते तो यहाँ से ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता। लेकिन फ़िलहाल जो भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं उसके कारण ये तीनों पैरामीटर्स आने वाले महीनों में थोड़े बहुत वीक दिख सकते हैं, इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम्स दिख रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि चल क्या रहा है। तो एक तो देखिए जो लड़ाई चल रहा है उसके कारण ग्लोबल स्लोडाउन का रिस्क आ गया। पहले देखिए अभी वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो पहले तो कोविड बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कोविड के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर रिसेंट टाइम्स में तो ट्रंप है। मतलब ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़, सबसे पहले टैरिफ का गेम उन्होंने स्टार्ट किया, पूरे वर्ल्ड में उसके कारण प्रॉब्लम आया। और उसके बाद ये ईरान का वॉर उन्होंने स्टार्ट किया, इसके कारण भी पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब ग्लोबल स्लो डाउन का प्रॉब्लम आएगा, यूएस में रिसेशन जैसे चांसेस आ सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आप लोग लग रहा नहीं, यूएस में क्या प्रॉब्लम है, यूएस तो ना तेल भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, गैस भी वहाँ बहुत है, तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, उस सेंस में देखें तो फ़ायदा हो रहा है यूएस को। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो रसिया को हो रहा है, बहुत महंगे कीमत पे तेल बेच रहा है, सबको बेच भी पा रहा है, गैस भी बेच रहा है। और ऑफ कोर्स यूक्रेन से सारे देशों का ध्यान हट गया है, तो यूक्रेन भी काफ़ी हद तक पहले से वीक हुआ है। तो रसिया के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है ये जो वॉर हुआ है ईरान का, बेस्ट है उसके लिए। उसके बाद ब्राज़ील को बहुत फ़ायदा हुआ है, वो भी काफ़ी तेल बेच पा रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, इंडिया भी इनफैक्ट खरीद रहा है ब्राज़ील से। और यूएस को भी उस मामले में बहुत फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो रिसेंटली बोला ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि अब लोग हमारे यहाँ से भी तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, देते रहते हैं इस तरह का स्टेटमेंट। तो देखिए यूएस में प्रॉब्लम क्या होगा, यूएस में प्रॉब्लम ये होगा कि सही बात है कि वहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है, गैस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइस तो बढ़ा है। इंडिया में जैसे अभी तक प्राइस नहीं बढ़ाया गया, रिटेल लेवल पे तो प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन वर्ल्ड के सारे मेजर इकोनॉमीज़ आप जाकर चेक करें, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा है। 30%, 40%, 50% इस रेट से प्राइस बढ़ा है। तो जब उस तरह का प्राइस बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यूएस में तो इन्फ्लेशन एनी और 2% चाहिए, 2% आया नहीं है, ज़्यादा ही है। अब ये जो फ्यूल प्राइसेस हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसके कारण इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट यूएस में ऑलरेडी ज़्यादा है, उसका 10 ईयर जीसेक आप जाकर चेक करें फिर से ऊपर चला गया है, 4.43% के आसपास है। यूएस जैसे डेवलप्ड इकनॉमी के लिए 10 ईयर का जो गवर्नमेंट यील्ड है वो 4.4%, 4.5% बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका डेट।
39 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हो गया। लेटेस्ट फिगर है, आप जाकर चेक करेंगे 39 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है ना, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, इन्वेस्टमेंट आपका स्लो डाउन आने लगेगा, डेट सर्विसिंग बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जब तक ये प्राइस ऊपर रहेगा तब तक इन्फ्लेशन नीचे आने के चांसेस नहीं हैं, और इंटरेस्ट रेट कट के भी चांसेस नहीं होंगे। ये हम लोग सिर्फ जो बड़ी बड़ी वहाँ कंपनीज़ है ना, मोस्टली एआई रिलेटेड, उसको देखते हैं, उसका प्रॉफिट तो सही बात है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको देखकर आप पूरा यूएस मार्केट के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। या फिर बहुत सारी और कंपनीज़ हैं ना, उनके हालात क्या हैं, उनका हालात ख़राब होगा धीरे धीरे अगर ये प्रॉब्लम्स बना रहा तो यूएस में बिल्कुल सही बात है, अगर ये लंबा चला तो वहाँ प्रॉब्लम आने जा रहा है। उसी तरह से चाइना में और ज़्यादा, चाइना तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, और ज़्यादा स्लो डाउन आने का रिस्क होगा। यूरोप तो यानी वहाँ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा था अब वो भी डाउन होने लगा है, और अगर ये लंबा चला तो वहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर प्रॉब्लम होगा तो इंडिया में नहीं बचेगा नेचुरली। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से हिट होगा, क्योंकि जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं अगर वहीं पे प्रॉब्लम होगा तो एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करोगे कहाँ? यूएस को हम बहुत करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, अगर उनमें प्रॉब्लम आने लगा तो जो भी एक्सपोर्ट हमारा सेक्टर है वो पूरी तरह से हिट होगा। आईटी पहले ही से डाउन एंड आउट है, उधर प्रॉब्लम हुआ तो आईटी और भी ज़्यादा बुरी तरह से हैम्पर करेगा, आईटी का प्रोस्पेक्ट और भी डैमेज होगा वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग हमारा हिट होगा। फिर एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एफआईआईज़ का सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्यों बेच रहे हैं भाई? इंडियन मार्केट में कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा है। अब तो कुछ साल हो गया रिटर्न का नामो निशान नहीं है, रुपया लगातार हमारा गिरता जा रहा है, 95 से तो ज़्यादा वीक हो ही चुका है। इसी तरह से चलता रहा अगर तो 100 के आसपास भी अगर आने वाले महीनों में चला, अगर ये लड़ाई लंबा चला तब, ऐसे नहीं तो अगर उसके आसपास भी जाने लगे तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, आरबीआई ऑफ कोर्स वहाँ पे इंटरवीन करेगा, उतना जाने नहीं देगा। बट हाँ, रिस्क तो है भाई, 95 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरे स्टॉक मार्केट्स हैं ना, वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। साउथ कोरिया मैंने कल भी डिस्कस किया था, ताइवान डिस्कस किया था, वहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहा है। ऑल दो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, रिस्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और इंडिया रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड मार्केट्स है, लेकिन फिर भी वहाँ रिटर्न्स आ रहा है, तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इस लड़ाई के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, आज भी 107 108 यूएस डॉलर्स पर बैरल के आसपास, 107 तो अभी दिख रहा है, उससे ऊपर जा रहा है। यू नेवर नो, जब तक शायद आप वीडियो देखेंगे जिस तरह से ऊपर जा रहा है 110 के आसपास ना चला जाए, तो बहुत बड़ा हेडेक है सब। ऑफ कोर्स हमारा जो इंपोर्ट बिल है बढ़ रहा है ना, क्रूड ऑयल पूरा का पूरा, मतलब ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80% के आसपास इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट हम यूएस डॉलर्स में करते हैं, हमें यूएस डॉलर में पेमेंट करना है। तो जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है, कई बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे इंपोर्ट करते हैं गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड का इंपोर्ट हमारे लिए ऑलमोस्ट 72 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास 2025-26 देखेंगे तो 72 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो इसके लिए भी ऑफ कोर्स हम यूएस डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दिया था ना कि ये सब कम करें, मतलब क्रूड ऑयल का जैसे यूजेज है ऑफ कोर्स यूज़ करें, लेकिन थोड़ा कम करें, गोल्ड का यूज़ या तो बंद कर दें। असल में वो जो हमारा यूएस डॉलर्स है ना उसको बचाना चाहते हैं, मतलब इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। बट एनी हाउ, देखिए अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो ये सब हम काफ़ी लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं ना कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बट हाँ, जनरल पब्लिक जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद उनको भी इन चीज़ों का पता चल गया होगा कि चल क्या रहा है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में जो चल रहा है ऑफकोर्स इंडिया पे भी उसका नेगेटिव असर बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ने लगेगा। यूएस के पर्सपेक्टिव में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था। ऑफ कोर्स इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रिस्क क्या आएगा कि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत ना आ जाए। इंडिया में देखिए इंटरेस्ट रेट पहले से कमा है ना, जो जिसका इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा ना, मान लीजिए 6% से ऊपर जाने लगा, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आरबीआई पे प्रेशर पड़ेगा कि भाई अब तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। लेकिन हाँ, अभी नहीं, अभी इन्फ्लेशन कंफर्टेबल है, ध्यान रखें, अभी वो रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, इसी तरह से अगर ये लड़ाई ना 1-2 क्वार्टर और बढ़ जाए, चलता रहे, ठीक है, लड़ाई चलने का मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुले और जो क्रूड ऑयल है वहाँ से ना आए, ठीक है। लड़ाई से मार्केट को कुछ लेना देना नहीं, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है। मार्केट को सिर्फ किस चीज़ से लेना देना है, वह क्रूड ऑयल का प्राइस कहाँ पे है, गैस का प्राइस कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी सामान आ जा रहा है वो सही से आ जा
आ जाए, दैट्स इट, या फिर चला जाए। लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है मार्केट को, सिर्फ मार्केट ये देख रहा है जैसे ही ये सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी या मार्केट को लगेगा कि जल्दी ही नॉर्मलाइज होने वाला है, तो बिल्कुल मार्केट फिर वहाँ पे रिएक्ट करना बंद कर देगा। हुआ भी था ना, मार्केट ने काफ़ी हद तक 100 से नीचे आ गया था, लेकिन फिर से रिसेंट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई जो भी ईरान का ऑफ़र है हमें ना अग्री नहीं कर रहे हैं उसके लिए। अब न्यूक्लियर पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं ईरान को, जो कि तैयार नहीं है शायद, वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं कि ईरान छोड़ दे, ईरान तैयार नहीं हो रहा है, वो अभी भी कंट्रोल में करना चाह रहा है। तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जिसके कारण लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई सेटलमेंट आएगा। इसीलिए मार्केट्स में सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं गिरा, पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है अगर आप देखें। लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट में निगेटिविटी रिलेटिवली ज़्यादा है और रुपी भी इसीलिए गिरा है। एफआईआईज भाग रहे हैं, इन्फ्लेशन का रिस्क दिख रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स रुपी में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है। पूरा हमारा जो फिस्कल है ना, करंट अकाउंट डिफिसिट, उसका फिस्कल डिफिसिट, सभी पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा और इसके कारण जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है ना, अर्निंग ग्रोथ, वो भी हिट करेगा बुरी तरह से। लेकिन बार बार मैं सिर्फ ये रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी ऐसा नहीं कि इंडियन इकोनॉमी में कोई बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, अभी तक नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये 1-2 क्वार्टर और चला तो बिल्कुल सही बात है, इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर देखने को मिलेगा। और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड पे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा दिखेगा क्योंकि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं गैस और क्रूड ऑयल का। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ही इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने लगेगा, स्टॉक मार्केट भी निगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो मैंने सिर्फ बार बार क्या बोला है कि भाई जितनी जल्दी ये चीज़ें नॉर्मलाइज कर जाएं, अभी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब जैसे ग्रोथ हमारा चल रहा है ना, ठीक भाई 7% के आसपास, तो जैसे कुछ समय चला तो 6.5% आ जाएगा, कुछ और समय चला तो 6% आ जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ डाउन एंड आउट हो जाएगा, थोड़ा घटेगा, ये सब समझे। ऐसा नहीं कि ग्रोथ 0 हो जाएगा या 1% 2% हो जाएगा। अब हमारे यहाँ अगर 1-2% ग्रोथ होने लगेगा ना, तब तो बाकी जो भी इकोनॉमीज़ है वहाँ पे पूरा नेगेटिव ग्रोथ होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जैसे 7% पे ग्रो कर रहे हो, 6% पे आ गया, तो एक तो झटका है ना हमारे लिए, कमा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हमेशा ध्यान में रखें। उसी तरह से अर्निंग ग्रोथ जो डबल डिजिट हम बात कर रहे हैं, वो फिर से सिंगल डिजिट में चला जाएगा, ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम है। उसी तरह से जो क्रेडिट ग्रोथ हम डबल डिजिट बोल रहे हैं, फिर से वो सिंगल डिजिट, तो ऑफ कोर्स सब प्रॉब्लम है। तो लंबा अगर खींचा तो बिल्कुल मान कर चलें। ये सब तो खैर हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग रेगुलरली हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस तरह का कुछ स्टेटमेंट्स दिया, उसके कारण ये सब चीज़ें फिर से आने लगी हैं। बट हाँ, ये सब चीज़ें तो हम लोगों को तो काफ़ी समय से ये सब पता है, ऐसा नहीं कि कुछ नया हो गया। तो फिलहाल अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये लंबा चला तो प्रॉब्लम बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पे ये भी सोचिए आपने, जैसे साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, सही बात है, लेकिन साउथ कोरिया भी ऑलमोस्ट 70 to 80% जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है ना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ताइवान, उसका भी अबाउट 60% के आसपास जो क्रूड ऑयल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। तो ऐसा नहीं कि उन लोगों में प्रॉब्लम नहीं होगा, उन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम, उनका जीडीपी ग्रोथ रेट तो और बहुत कम होता है ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। देखिए, वहाँ का स्टॉक मार्केट का रिटर्न सिर्फ 1-2 कंपनी से आ रहा है। साउथ कोरिया सैमसंग से आ रहा है और एसके हाइनेक्स से आ रहा है। उसी तरह से ताइवान का टीएसएमसी से आ रहा है, बस, और तो कोई कंपनी है नहीं वहाँ। तो वहाँ के इकनॉमीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट गिरेगा बाकी सभी कुछ बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए, मैंने हमेशा बताया, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मानकर चलना कि सिर्फ इंडियन मार्केट पूरा गिर जाएगा और बाकी सब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचना सही नहीं है। ओवरऑल इंडियन इकनॉमी को देखें तो देखिए, जो भी मेजर इकनॉमीज़ है उससे जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम होगा, ऑफ कोर्स ये होगा। उसके बाद कंजम्पशन देखिए पूरी तरह से हिट हो गया था कंजम्पशन ना, कंजम्पशन फिर से वापस आया है, रूरल भी आया है, अर्बन भी आया है। इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले तो इम्प्रूव हुआ है ना। तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया। हमारा बैंकिंग सिस्टम देखें ना, हमारा एनपीएस देखें बहुत कम है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, अच्छा खासा चल रहा है। एसआईपी इन्फ्लोज अभी भी चला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही अग्री, लेकिन अच्छा खासा चल ही रहा है। रिटेल का तो अच्छा खासा पैसा अभी भी चल रहा है। तो एफआईआईज ऑल तो भाग रहे हैं, लेकिन रिटेल और डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट इतना है कि मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर उसके कारण नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। अभी ऐसा बोलना ना कि पूरा ख़त्म हो गया, डाउन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन
एक 2 क्वार्टर और ये चला प्रॉब्लम ना, क्रूड ऑयल का प्राइस 100 से ऊपर रहा, गैस का प्राइस बहुत ऊपर रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला, तब सही बात है प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा। और जब प्रॉब्लम आएगा तो स्टॉक मार्केट भी नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन हाँ, अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान आइडियली हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब इवेंट्स आते हैं, अचानक चले जाते हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज कर जाता है। और ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आए हैं ना, 2008 का क्रैश हम लोगों ने देखा है, कोई बहुत ज़्यादा पहले तो हुआ नहीं है। उसी तरह से 2020 में कोविड का क्रैश हमने बस रिसेंटली हुआ है। सब कुछ आता है लेकिन रिकवरी होता है और मार्केट फिर से नॉर्मलाइज कर जाता है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पहले एक से एक इशू आया है, तो ये भी इशू है, बिल्कुल सही बात है, इसके कारण प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ से जब भी मार्केट गिरता है अगर, तो मैं उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लूँगा। ठीक है, जैसे आज थोड़ा गिर गया ना, इसके बाद जब जब गिरने लगेगा मार्केट थोड़ा इसी तरह से, अगर 2-3 बार और गिर जाता है, ऑफ कोर्स वो काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि ये यूट्यूब चैनल क्या है, पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है, अच्छा क्वालिटी और लॉन्ग टर्म। तो अच्छा क्वालिटी और लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। ये सब शॉर्ट टर्म के इवेंट्स है, कुछ महीने चला, 1-2 साल चला, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज कर जाती हैं। स्टॉक मार्केट इन चीज़ों को डिस्काउंट करके आगे बढ़ जाता है। ये हमेशा के लिए ये चीज़ें नहीं चलती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के कारण मोस्टली ये सब प्रॉब्लम आ रहा है ना, टैरिफ का प्रॉब्लम, फिर ये जो ईरान के साथ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का ही कितना समय बच रहा है ना। तो उसमें भी सबसे बड़ी बात है, नवंबर में इलेक्शन है, तो उससे पहले मोस्टली काफ़ी हद तक वो सुधर जाएंगे होपफुली, और नहीं सुधरेंगे तो वहाँ की जो जनता है मोस्टली उन्हें सुधार देगी। तो मुझे यही लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आइडियली यहाँ से नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, अग्री, और उसे हमें झेलना होगा। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने पहले भी कई बार झेले हैं और हम सक्सेसफुली बाहर निकले हैं, इसे हमें ऐसे देखना चाहिए। बट एनी हाउ, आप में से कितने लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट 10-20% और गिर सकता है? अगर लगता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मुझसे अगर पूछा जाए तो यहाँ से 5-10% का गिरावट, अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैला तब, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट ऑलरेडी डाउन है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, मान लीजिए निगेटिविटी और फैला बाहर, जो कि मैंने डिस्कस किया, तो ऑफकोर्स 5-10% यहाँ से और गिर सकता है। उससे ज़्यादा गिरावट तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।